अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह मैं एक खौफनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आज का जो वाक़या है ना, ये एक नाकाम मोहब्बत का अंजाम है। ठीक है जी। तो इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है ना, तो इस इंतहा तक करता है कि उसे उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन अगर किसी वजह से उस इंसान से उसको नफ़रत हो जाए तो इसका भी एक अलग ही लेवल होता है। फिर वो इंसान उसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। तो आज के वाक़े में भी कुछ इस तरह का हुआ अख्तर के साथ, जो कि लाहौर के नवाही इलाके में रहता है। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं अख्तर साहब, उन्होंने हमें ये वाक़या भेजा और अपने इलाके का नाम बताने से उन्होंने मना किया। तो जिसकी वजह से मैं उनके इलाके का नाम नहीं लूँगा और आपको सिर्फ उनका वाक़या सुनाता हूँ। अख्तर साहब कहती हैं, हम लाहौर के इलाके गुलशन अवी में रहते थे और अख्तर साहब जो है ना, ये अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद है। गुलशन अवी में इनका आबाई घर था जो उन्होंने सेल किया और उसके बाद ये एक ऐसी जगह पे आके आबाद हुए जिसके इर्द गिर्द कह लेंगे चंद एक घर थे। क्योंकि ये जगह सस्ती थी तो इसलिए यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा सहूलियात भी नहीं थी और घर भी कोई इक्का दुक्का ही थे। 7 साल पहले अख्तर साहब कहते हैं हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर हमने अपना घर बनाया और रहना शुरू कर दिया। अख्तर के वालिद साहब जो है ना, ये करते हैं प्रॉपर्टी का काम और अख्तर की वालदा जो है ना, वो घर में सिलाई वगैरह करके लोगों के कपड़ों की ना तो गुजारा करती हैं। अख्तर कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई से फारिग हो चुका था और आगे स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए इनके हालात नहीं थे, इसलिए ये वेले ही थे। अख्तर साहब कहते हैं काम कार मेरे पास कोई नहीं था तो मैंने क्या करना जी कि घर से बाहर कुर्सी रखनी और सारा दिन वहीं पे बैठे रहना। अब कहते हैं कि इतने में ना हमारे इलाके में, यानी कि जहाँ पे ये रह रहे थे, कोई 2-3 घर और बन गए, थोड़ी सी रौनक हो गई। पहले मैं आपको अख्तर साहब के घर की लोकेशन बताता जाऊँ। इनका घर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अख्तर हूँ और मैं अख्तर के घर के बाहर निकल के बैठा हूँ, ये उसके पीछे ही उसका घर है, मैं बाहर बैठा हूँ और सामने गली है जो बाहर चली जाती है। एक गली यहाँ से लेफ़्ट जाती है और फिर वो भी गली ऐसे बाहर आके मिल जाती है, यानी कि ये एक यू बना हुआ है इस तरह का। यहाँ से भी रास्ता बाहर जाता है और वहाँ से भी जाता है और ये गली आपस में, दोनों गलियाँ ये वाली गली इनको लिंक करती है। अख्तर कहता है कि 7 माह के बाद ना, 6 या 7 माह के बाद हमारी ये गली जो है ना, इसके नुक्कड़ पे ना एक टूटा सा घर था, यानी यहाँ पे जिसकी छत भी गिरी हुई थी आधी और आधी उसके ऊपर थी। तो वो किसी ने घर बनाया और वहाँ पर छोड़ दी, कमरा सा था तो वो छोड़ दिया। अब वो कहते वो खाली बेआबान पड़ा होता था। अब तो कहते उन दिनों की ना ये बात है जी, बरसात के दिन थे और बारिशें बड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो एक रात को क्या हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो कुछ लोग ना आते हैं रात के वक्त, तो उस टूटे मकान में ना आके ये पनाह ले लेते हैं। मैं कहता सुबह हुई तो हमने देखा कि वहाँ पे एक औरत 3 बच्चों को लेके सारी रात उसने ना उस टूटी छत के नीचे गुजारी। अब जब उस औरत से पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, तो उसने बताया कि मैं गांव से आई हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे खामिद ने मुझे छोड़ दिया और मैं अपने बच्चों को लेके दरबदर हो रही हूँ और रात को मैं यहाँ पे आई थी कोई मकान ढूंढने के लिए और बारिश हो गई जिसकी वजह से मैं ये टूटे घर की जो छत गिरी हुई थी यहाँ पे मैंने रात गुजारी और खुदा के लिए मुझे यहाँ से ना निकालो। तो अख्तर वगैरह कहते कि हम निकालने की या रहने की इजाज़त कैसे दे सकते थे, वो हमारा घर तो था ही नहीं, ना वो जगह हमारी थी, वो रहे या ना रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन करीब ही ना उस जगह का मालिक भी रहता था। किसी ने उसको खबर दी कि भाई तुम्हारी जगह पे ना कोई औरत रात को बच्चों के साथ आई है और वो रह रही है। वो लोग आए और उन्होंने आकर पूछा भी हाँ भी तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं ऐसे गांव से आई हूँ, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, तो बेआसरा हूँ तो मुझे यहाँ से ना निकालो। अच्छा, अब ये लोग जो थे ना जिनकी ये जगह थी, ये कोई खुदा तरस लोग थे। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे जितना अच्छा रहना चाहती हो ना रह लो, तुम्हारी बच्चियाँ 2 बच्चियाँ थी उसकी और एक बेटा था,
उन्होंने बच्चियों को देखा कि बच्चियां जवान हो रही हैं तो कहाँ पे दरबतर ये ठोकरें खाएंगे, उन्होंने उसको वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी। अख्तर साहब बताते हैं कि उस वक्त इनकी उम्र 17 या 18 साल होगी और वो अम्मा जो यहाँ पे आई जिनके साथ उनके बच्चे भी थे जिन्होंने रात यहाँ पे गुजारी, उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। बच्चियाँ उनकी बड़ी थी और लड़का छोटा था। इधर अख्तर की उम्र 17-18 साल और उधर उस अम्मा की जो बच्ची थी ना, वो भी बड़ी बेटी कोई 16-17 साल की थी और इसी तरह 1-1, 2-2 साल के वक्फे थे ना उनके बच्चों में गैप था। अब होता क्या है कि अख्तर साहब बताते कि हमारे घर के सामने खुला मैदान था। इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे ना बांस लगा के ना एक तार बांध दी और वहाँ पे ना ये लोग अपने कपड़े धो के ना डालना शुरू कर दिए इन्होंने सुखाने के लिए। और उनकी जो अम्मा थी जो ये साथ वाले घर में रहते थे, उनकी बड़ी बेटी कपड़े धो के आके वहाँ पर उसने डालने, तो अख्तर साहब की कहीं उसके साथ ना आँख में चोली लड़ गई। आँख में चोली के बाद ये क्या होता है कि इनकी आपस में दोस्ती हो गई और इन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दी। कोई ज़रिया तो था नहीं इनका बातचीत करने का, इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को लेटर लिखना शुरू कर दिए। अब वो ख़त उधर जा रही है, इधर आ रही है, आपस में इस तरह करके इनकी दोस्ती चल रही है। टाइम गुजरता जा रहा है। कुछ साल एक के बाद ना अख्तर साहब ने मुझे उस लड़की का नाम लेने से भी मना किया है, लेकिन हम उसका नाम फर्जी तौर पे साइमा रख देते हैं। एक साल के बाद तकरीबन साइमा ने ना किसी के घर में काम करना स्टार्ट कर दिया। किनके घर? उन्हीं के घर जिन्होंने इनको ये जगह दी थी, क्योंकि उन्होंने इनको इस शर्त पे जगह दी थी कि तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता अगर पैसे इकट्ठा करके हमें दो तो ये जगह हम तुम्हें दे देंगे। तो वो अम्मा जी ने क्या किया कि अपनी बेटियों को उनके घर काम पे रखवा दिया और जो पैसे आते थे उनसे वो उनको थोड़ा बहुत पैसे उनसे उन्हें कटवा देती और बाकी वो अपने घर का खर्च जो था ना वो चला रही थी। और इनके पास एक गाय भी थी जो ये गांव से साथ लेके आए थे। गुजर बसर उनका गाय का दूध निकाल के हो रहा था, यानी कि वो दूध भी बेच देते थे और इस तरह कहते हैं उनका गुजर बसर हो रहा था। अब साइमा ने जब काम शुरू किया उनके घर जिन्होंने इनको जगह दी थी तो इनके हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए, क्योंकि वो ज़रा साहिब हैसियत लोग थे और वो आए दिन तिहार पे इन्हें उन्होंने कोई चीज़ें वगैरह भी नवाज देनी, कोई पैसे दे देने, कपड़े ले देने। तो ये लोग थोड़ा ना सेटल होना शुरू हो गए, यानी कि उनकी सैलरी के अलावा भी इनको उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिए। और कहते हैं कि थोड़े अरसे में उन्होंने ये घर भी उनके नाम लगा दिया, जगह उनको दे दी कि अब आप लोग ना आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारते रहना। अब जब ये साइमा इनके घर काम करना शुरू हुई तो इसके पास भी पैसे इकट्ठा शुरू होना हो गए। उसने एक मोबाइल ले लिया और एक मोबाइल अख्तर साहब ने भी कहीं से ले लिया। कहते अब हमारी में ना मोबाइल पे बातें शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये ना चीज़ आगे बढ़ती जा रही है और मुलाकातें भी होना शुरू हो गई हैं, बाहर फ़ोन पे बात, मुलाकात, ये सब कुछ ना चल रहा है। और अचानक क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद अख्तर साहब महसूस करते हैं कि साइमा मुझसे ना कुछ दूर दूर रहना शुरू हो गई है। इन्होंने पूछा कि क्या वजह है, तो उसने कहा कि नहीं अब घर वाले थोड़ा सख्ती करते हैं मेरे पे, तो टाइम नहीं होता, मैं काम पे होती हूँ, मैंने एक और जगह काम स्टार्ट कर दिया। इस तरह कुछ ना बहाने करने उसको शुरू कर दिए। अख्तर पहले तो कहता रहा ठीक है शायद हो सकता है 2 जगह काम स्टार्ट कर दिया हो तो टाइम नहीं मिल रहा। और अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि साइमा जो थी ना ये नहायत खूबसूरत थी, इसकी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत थी। और अख्तर साहब कहते हैं कि उसके मुकाबले में मैं थोड़ा ज़रा कह लें कि रंग भी सांवला और कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं थी इनकी बकौल उनके। तो कहते हैं कि मुझे हर वक्त ना एक चीज़ बस यही रहती थी कि यार ये मुझे छोड़ ना दे, किसी और के साथ ये बात ना करना शुरू कर दे। तो मैं ज़रा इसका बड़ा ध्यान श्यान रखता था। तो लेकिन बस एक चीज़ मेरे ज़हन में होती थी कि चलो मुझसे बात तो करती है ना। और जब वो दूर रहना शुरू हुई ना तो कहते हैं कि मुझे थोड़ा घबराहट भी होना शुरू हो जाती थी कि यार ये किसी और के साथ बात ना करना शुरू कर दे। तो बस इसी वजह से ना मैं ज़्यादा इसके पास रहता था, यानी कि करीब रहने की कोशिश करता था। और हो ये मेरा होता था कि मैं बस हर वक्त ना इसके इर्द गिर्द ही रहूँ, मुझे इसकी खबर रहे। और उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ था कि उसके पीछा भी करना, जहाँ पे उसने जाना उसके पीछे जाना, खुद नहीं जा सकते किसी दोस्त को भेज देना, ये ऐसे करके ना यानी कि उसकी अपडेट इन्होंने हर वक्त रखी होती थी।
एक दिन अख्तर को ना किसी ने बताया कि यार साइमा को ना मैंने फलां लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हुए देखा। अब अख्तर ने साइमा को रात को कॉल आती है, काम वो जब काम से वापस आई तो रात को ये कॉल पे बात करते थे। फ़ोन आया तो उसने उससे पूछा कि तुम फलां लड़के के साथ गई, तो उसने कहा नहीं मैं तो नहीं गई। खैर बात बड़े पक्के बंदे ने बताई थी। अब अख्तर उसकी बात पे कोई जुटला भी नहीं सकता था, और उसने क्या किया कि ये सोचा कि मैं खुद इसका पीछा करूँगा और मैं खुद देखता हूँ। अख्तर कहते हैं कि दूसरे दिन मैं ना खुद चुप के वहाँ पे चला गया जहाँ पे मुझे लड़के ने बताया था कि ये डेली इस लड़के के साथ यहाँ से बैठ के एक जगह पे जाती है, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता। अख्तर ना उस लड़के के साथ वहाँ पे उसी जगह पॉइंट पे चला गया और ये छुप के ना किसी जगह पे बैठ गए, और वो क्या देखता है कि साइमा आती है, एक लड़के के साथ वो मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और घूमने चली जाती है। अब ये क्या करता है कि उसको कॉल करता है, तो साइमा आगे से फ़ोन रिसीव करती है, तो उसको पूछता कि तुम कहाँ हो। वो कहती है मैं काम पे हूँ, जबकि ये उसके सामने लड़के के साथ बैठ के चली गई है। तो ये खैर चुप करके ना फ़ोन बंद कर देता है और उसके वापसी आने का ना इंतज़ार करता है। वापस वो घर आती है, रात को कॉल करते हैं और पूछता है कि तुम दोपहर को कहाँ गई थी। उसका मैं तो कहीं भी नहीं, अपने काम पे गई थी। उसने तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें फ़लाँ लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते देखा है। अब साइमा जो थी ना वो इससे तंग आ गई हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने कि पहले आपको बताया कि हर वक्त उसके पीछे यहाँ पे इसने उसको तंग किया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उससे तंग आना शुरू हो गई कि हर वक्त मेरे पीछे, मेरा ध्यान रखना, घर के पास बाहर बैठे रहना, ये वो चीज़ें उससे ना वो तंग आ गई। और इसने क्या किया कि जब अख्तर ने उसको पूछा ना कि तुम फलां लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाती हो, तो उसने कह दिया हाँ मैं जाती हूँ, कर लो जो करना है। अब ये बात सुन के ना अख्तर कहता मैं बहुत ही डिसहार्ट हुआ और मैंने रोना शुरू कर दिया, अपने आप को जो भी था बड़ी मुश्किल से संभालना शुरू किया। खैर कहता तीसरे चौथे दिन ना मैंने एक नंबर चेंज करके ना इसको कॉल की और इसने फ़ोन उठाया और मैंने से कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अगर उससे तुम्हारी दोस्ती है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे से भी बात किया करो। उसने साफ इसको मना कर दिया कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। अब जब उसने साफ मना किया ना तो अख्तर जो है ना कहता कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको कहा कि मैंने उस लड़के को मार देना है जिसके साथ तुम जाती हो। उधर से साइमा कहती कि तुम अगर ऐसा कोई कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगी जो तुम उसके साथ करोगे। ये बात करके ना उनकी आपस में लड़ाई हुई और फ़ोन बंद हो गए और साइमा ने इसका वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया, और जो पहले चल रहा था वो तो पहले ही वो ब्लॉक कर चुकी थी। अब थोड़े दिनों में क्या होता है कि वो लड़का साइमा के घर रिश्ता भेजता है और इनका आपस में रिश्ता तय हो जाता है और इसका साइमा का उस लड़के के साथ निकाह हो जाता है। अब रह गई रुखसती बाकी। उस दौरान भी अख्तर कहता है कि मैंने साइमा को कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर निकाह हो गया तुम इससे तलाक ले लो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ, तो तुम मेरे पास आ जाओ। अख्तर इस तरह की बातें उसे करो तो साइमा इससे ना हद से ज़्यादा तंग आ गई, यहाँ तक कि उसने इसके घर शिकायत लगवाई कि तो आपका बेटा मुझे तंग करता है, और घरों के दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा ये वो ये भी चला, लेकिन अख्तर जो है ना वो बात नहीं आ रहा। इतने में क्या होता है नाज़रीन कि एक दिन इसका मंगेतर अपनी वालदा के साथ उनके घर आते हैं और रात को ना ये लोग कोई 10-1 बजे यहाँ से निकलते हैं। तो अख्तर बताता है कि हमारे घर के पास से ना रेत निकलती है, दरिया का कोई इलाका, तो जहाँ भी ये अब आबाद है वहाँ से रेत निकलती है और रात को बड़े बड़े डंपर जो है ना, ट्रक बड़े, वो रेत भर के लेके आती हैं। ये लोग यहाँ से निकले रात को, कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो ये रोड पे जा रहे हैं तो पीछे से एक ट्राला आया है रेत वाला, बड़ा ट्रक डंपर जो भी था, उससे इनकी टक्कर हुई है और दोनों माँ बेटा जो है ना ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई, साइमा के मंगेतर की और उसकी वालदा की। जब उसकी डेथ हुई तो साइमा की काफ़ी हालत जो है ना वो ख़राब हो गई, उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। और उसी दौरान अख्तर कहता है मैंने उसकी बहन से रब्ता किया और कहा मेरी इससे बात करवा दो, तो उसने मुझे कहा कि साइमा बहुत परेशान है, तो वो अपने आप को कुछ कर लेगी, उससे समझाओ अगर तुम समझा सकते हो। अख्तर कहता है मेरी बात करवाओ। उसने अख्तर की बात करवाई साइमा से, तो साइमा आगे से भड़क पड़ी। उसने कहा कि मेरे मंगेतर को तुमने मारा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक रोड एक्सीडेंट था
उसमें उसकी जान चली गई। लेकिन साइमा कहती है कि तुमने उसको मारा है, मैं तुम्हारा भी यही हाल करूँगी। ये बात करके ना उसने फ़ोन बंद कर दिया। और अब क्या होता है नाज़रीन, असल खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद अख्तर कहता है कि साइमा ने अपनी वालदा को सब कुछ बताया कि इसने ऐसे ऐसे किया है और ये ही इसकी मौत का ज़िम्मेदार है। अब वो उसकी साइमा की जो वालदा थी वो पहले ही अख्तर से खार खाती थी। इन्होंने क्या किया कि आपको पता है कि जगह जगह पे बंगाली बाबे बैठे हुए हैं, जादू टोना करने वाले बैठे हुए हैं। उसकी माँ ने किसी आमल के साथ रब्ता किया और अख्तर पे जादू करवाना शुरू कर दिया। अब अख्तर बताता है कि जब साइमा ने मुझे छोड़ा तो उसके बाद मैं काफ़ी डिसार्ट रहा, बड़ी मुश्किल से मेरे दिन गुजरते रहा, टाइम मेरा गुजरता नहीं था। तो मैंने एक जगह काम भी स्टार्ट किया, वो भी मैं ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सका। तो वहाँ से मुझे जवाब हो गया। फिर एक और जगह इसने काम स्टार्ट किया, उर्दू बाज़ार में। ये किताबों की ना वो छपाई का काम कहते हैं कि मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होता था कि मेरा थोड़ा आस्ता आस्ता ना दिल लगना शुरू हो गया काम में। अख्तर कहता मैं सुबह काम पे जाता और रात को 8-9 बजे वापस आता। तो उन दिनों में कहते हैं कि मुझे ना शौक़ पड़ा, मेरे जहाँ पे ये काम करता था वहाँ पे कुछ और लोग भी थे, लड़के ज़ाहिर बात है साथ होते हैं, काम शाम करते हैं। तो वहाँ पे ना 1-2 लड़कों को ना जिम करने का शौक़ था। अख्तर कहता मैंने भी उनके साथ ना जिम ज्वाइन कर ली। अब क्या होता कि रात को जब ये वहाँ से अपनी वर्कशॉप से छुट्टी करते और जिम चले जाते लड़कों के साथ, और रात को देर रात तक ये लोग वहीं पे, यानी कि अख्तर को घर आते हुए 10-11 बज जाते। और ये इलाका इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दरिया का इलाका था, नाम मैंने आपको नहीं बताया। तो वहाँ पे ना सन्नाटा बड़ी जल्दी हो जाता था और अख्तर को उसी रास्ते से गुजर के आना पड़ता था, यानी कि उसी चौक से गुजर के आना पड़ता था जहाँ पे उसके मंगेतर की डेथ हुई थी। और ये इनके घर से कोई ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था। अख्तर कहता है एक रात को ना मैं आ रहा हूँ और अपने घर की तरफ निकला हूँ, तो उसी चौक से तो जब मैंने उस चौक को क्रॉस किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। अख्तर कहता मैं जब चौक पे पहुंचा था तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और अगर ये चौक इस तरह का है कि अगर कोई साइडों पे हो या दूर दूर भी खड़ा हो या आ रहा हो तो मुझे नज़र आता है। तो कहते वहाँ पे कोई भी नहीं था जब मैं आया। तो जब मैंने चलना स्टार्ट किया अपने घर की तरफ, तो मुझे ऐसे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। और स्ट्रीट लाइट में कहता है कि मैंने क्या देखा है कि एक साया है, मेरे पीछे स्ट्रीट लाइट है, मैं चल रहा हूँ, मेरा साया उसकी वजह से आगे बन रहा है। एक साया आया मेरे पीछे से और वो बढ़ता हुआ मेरे साथ आया और अचानक उस साये ने मुझे पीछे से मेरे कंधों पे धक्का मारा और मैं ज़मीन पे गिर गया हूँ। अख्तर कहते हैं मैंने एकदम मुड़ के देखा, गिरे हुए ज़मीन पे गिरा हूँ, और मैंने मुड़ के देखा कौन है, तो कहते पीछे कोई भी नहीं था। और ये ऐसी जगह थी कि जहाँ पे कोई अगर भाग के यहाँ से निकलना चाहे तो मुझे नज़र आएगा कि कहाँ गया वो। कहते वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो कहते मैंने उठ के ना अपने आप को दिलासा दिया और ये सोचा अपने ज़हन में ये लेके आ रहा हूँ कि शायद हो सकता है मेरा ना पाँव किसी चीज़ से टकरा के मैं गिर गया हूँ। लेकिन अख्तर कहता मुझे पता था कि मैं किसी चीज़ से भी नहीं टकराया, मैं अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। है कहते उठा और मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी। अब अख्तर कहता है कि दूसरे दिन भी यही रूटीन, मैं अपने वर्कशॉप से हमने लोगों ने छुट्टी की और जिम चले गए और वापसी पे फिर मुझे रात के 11 बज गए। और कह रहे कि ये मैं आपको बताना भूल गया, ये सर्दियों के दिन थे और सर्दी में पता आपको रात के टाइम पे सन्नाटा वैसे ही होता है। अख्तर कहता है कि सेम उसी जगह पे पहुंच के ना मैं तो बड़ा घबराया हुआ था, आज के यार अल्लाह पाक खैर करें आज ना कुछ हो। कहता है कि मैं पढ़ता हुआ ना वहाँ से बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ आ रहा हूँ तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, अख्तर। तो कहता मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई कि पीछे से कोई है भी नहीं, ये कौन आवाज़ दे रहा है। खैर कहते मैं चलता गया तो वो आवाज़ ना बुलंद होती जा रही है कि मुझे जैसे रोकने के अंदाज में कोई कह रहा है कि यार अख्तर पास सुनो, अख्तर रुको।
मैं रुक नहीं रहा, मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ ना आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू कर दिया। तो अचानक वो आवाज़ ना गुस्से में आ गई है और कहता है कि लड़के की आवाज़ है, और वो लड़का इसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी वजह से मरा हूँ, मुझे तुमने मारा है। अख्तर कहता है मैंने ये सुना और वहाँ से दौड़ लगाई और मैं सीधा घर आके ना मैंने सांस लिया और मैंने सोचा कि अपनी अम्मी को ये ना बात बता दूँ। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को बात इसलिए नहीं बताई, अगर मैं उनको बता देता कि मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरा जिम जाना बंद हो जाना था। इसलिए कहता कि मैंने अपनी अम्मी से ये बात नहीं शेयर की। अच्छा, अख्तर कहता है कि इसके बाद कोई 2 के 3 महीने ना कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल अपनी ज़िंदगी, रात को जिम से आ रहा हूँ जा रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भूल गया हूँ। 2-3 महीने के बाद कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल ले ली। अगर मैं मोटरसाइकिल पे ना एक रात को आ रहा हूँ, वही 11-12 बजे का टाइम है, और मैंने उस चौक को क्रॉस किया है तो एक बाबा जी वहाँ से गुजर रहे हैं, यानी कि उस सड़क से। तो मैंने सोचा यार शायद हमारे घर के पास ही कहीं पे इनका घर होगा, तो मैं इनको भी ना साथ बिठा कर ले जाता हूँ। तो अख्तर कहता है कि मैंने बाबा जी के पास जब मोटरसाइकिल रोका ना, तो बजाय वो मेरे साथ बैठने के जाने के, तो मुझे कहते हैं कि इस सड़क से ना आया करो, तुम इस सड़क से ना गुजरा करो, तुम मार दिए जाओगे। अख्तर कहता है मैं बड़े डर गया, तो मैंने मोटरसाइकिल भगाई और मैं घर चला गया कि मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं, तो ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। अख्तर कहता है मुझे फिर वही वाला सारा पीछे वाला जो सीन था ना वो याद आ गया। खैर, कहता है कि मैंने इस दिन जाकर ना अपनी अम्मी को बता दिया कि अम्मी मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अख्तर की अम्मी बजाय इसको कुछ कहने के, तो वो कहती हैं कि तुमने ये जो नमाज़ें नमूज़ें पढ़ना छोड़ दी है ना, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। तो अख्तर कहता मैंने भी सोचा कि शायद नमाज से दूरी की वजह से ना मेरे ऊपर शैतान हावी हो रहा है। तो कहता कि मैंने अगले दिन से नमाज़ें शुरू कर दी और टाइमली ना घर आना शुरू कर दिया, यानी कि मैं 8-9 बजे घर आ जाता था, हमने जिम का टाइम चेंज कर दिया। अख्तर बताता है इन्हीं दिनों में ना लाहौर से बाहर गुजरांवाला में ना एक ये बॉडी बिल्डिंग का ना मुकाबला हुआ, तो उसमें हमारे एक क्लब का एक लड़का भी है, उसने पार्टिसिपेट किया था। तो हमें उसके साथ ना लाहौर से बाहर जाना पड़ गया गुजरांवाला में। कहता उस दिन कहता कि मैं रात को लेट घर आया, मोटरसाइकिल मेरी वर्कशॉप पे खड़ी थी, हम लोग वहाँ से गाड़ी पे गए। अख्तर कहता है ये मुकाबला रात को ना को 12-1 बजे तक चला, और 12 बजे हम लोग गुजरांवाला से निकले और 1-1:30 बजे हम लोग अपने वर्कशॉप पे आ गए। वर्कशॉप से मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और मैं घर की तरफ आ गया। अब कहता है कि सेम मैं जब उसी जगह पर पहुंचा हूं ना, तो मेरा मोटरसाइकिल जो है ना भारी होना शुरू हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे पीछे कोई ना मोटरसाइकिल के बैठ गया है। अख्तर कहता है कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मेरा हौसला नहीं बढ़ रहा कि मैं पीछे देखूं। और अख्तर क्या कहता है कि मेरे पीछे कोई इतना क्लियरली बैठा हुआ है कि उसकी चेस्ट जो है ना मेरी कमर के साथ लग रही है, और मुझे यहाँ से अपने सांस लेने की आवाज़ आ रही है। हुई 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 हुई। अख्तर कहता है कि मैंने हौसला करके ना तो ऐसे पीछे देखा, तो कह रहे यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था जिसके मुंह से खून निकल रहा था, यानी कि एक्सीडेंट अगर किसी का हुआ हो ना तो उसका चेहरा बिगड़ गया या उसको चोटें लग जाएं, तो कहता उस हालत में वो लड़का ऐसे मेरे पीछे बैठा हुआ था और ऊंची ऊंची सांसें ले रहा था। तो अख्तर कहता मैंने जैसे ही उसको देखा ना तो चीख मारी है मैंने, और मेरी मोटरसाइकिल मेरे से संभाली नहीं गई और हम लोग गिर गए हैं, यानी कि ये और वो लड़का। वो कहता जैसे मैं गिरा हूँ मोटरसाइकिल रुकी है, मैं भी रुका हूँ, मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। हुए हुए। तो कहता मैं अकेले ही सड़क पे गिरा हूँ, मैंने मोटरसाइकिल उठाई, मुझे चोटें लगी हुई थी और फटाफट मैं ना उठाऊँ और मैं भागा हूँ बस मोटरसाइकिल उठा कर ना अपना। कहता घर मेरा पास ही था, तो मैं मोटरसाइकिल मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं उसको पैदल ही लेके अपने घर की तरफ भाग गया। कहता घर गया मैं, और घर जाके मेरी अम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये सारा वाक़या हुआ है। तो कह रहा जिस वजह से मैं अपनी अम्मी को नहीं बताता, अब वही वजह स्टार्ट हो गई। अम्मी ने मेरा जिम आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब तो उनके पास ये भी बहाना नहीं था कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, तो जिस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं अब तो नमाज भी पढ़ रहा था, हर काम कर रहा था। तो
हुआ ये कि मेरा जिम आना जाना बंद हो गया। अब 2-1 दिन के बाद ना मैं घर बैठा तो मैंने सोचा कि यार अपनी मोटरसाइकिल को ना ठीक करवा लिया जाए। तो इसी दौरान में ना कोरोना स्टार्ट हो गया। अब कोरोना में क्या हुआ, सब कुछ बंद, एक अचानक सब कुछ लोग ख़त्म। तो कहते कि हम 2 के महीने तो मैं घर पे ही रहा ना, कोई बाहर आना जाना ख़त्म, क्योंकि लोग जिम भी बंद और आपको पता है कि उन दिनों में कारोबार भी बंद हो चुका था। तो कह रहा 2 महीने के बाद ना मेरे वो दोस्त सारे जो है ना, जो हम इकट्ठे काम करते थे, मेरे घर पे आए और आके ना अगों ने खाना शाना खाया। रात हुई तो मेरे दोस्त कहते यार वो जगह तो दिखा जहाँ पे तू बताता है कि वो लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, तो ये सारा मामला हुआ था। कहता यार मैं डर के मारे उनको वहाँ पे लेके नहीं जा रहा। तो वो मुझे ज़बरदस्ती ना उस जगह पे ले गए हैं। तो कहते खैर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो कहते कि मैंने ने बहाना किया कि यार तुम लोग आगे जाओ, मैं ज़रा ना पेशाब कर लूँ। मैंने अख्तर कहता मैं इसलिए रुका कि चलो ये आगे से हो आएंगे तो मैं अभी वापस भी इनके साथ चला जाऊँगा, मैं वहाँ पे ना जाऊँ, क्योंकि मुझे उस जगह से बड़ा खौफ आने लग गया था। अख्तर कहता है कि वो लोग ना आगे चले गए और मैं बहाने से पीछे रह गया। तो वो लोग आगे हुए हैं। तो अख्तर कहता है मैं एक दरख्त के पास ना बैठ के एक्टिंग कर रहा हूँ कि जैसे मैं ना यहाँ पे अपना पेशाब वगैरह को कर रहा हूँ। अब कहता है कि जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था ना, तो मेरा एक दोस्त उस दरख्त के पीछे से निकला है। तो मुझे कहता है कि तुम नहीं जा रहे वहाँ पे, सारे लोग तो आगे चले गए हैं। तो अख्तर कहता है मैं तो पहले ही एक्टिंग कर रहा था पेशाब की, मैं कर नहीं रहा था। तो कहते हैं कि जब मैं डर के उठ गया हूँ कि तुम तो उनके साथ थे, तो पीछे कैसे रह गए हो। तो वो कहता है मैं वापस आ गया हूँ, तो चलाओ वहाँ पे चलते हैं। कहता अख्तर कहता उसने मेरा हाथ पकड़ा है मुझे आगे ले जाने के लिए। तो उसका हाथ इतना ठंडा था कि जैसे किसी ने बर्फ़ जो है ना मेरे हाथों पे लपेट दिया। तो कहता मैं एकदम उससे अपना हाथ छुड़वाया, मैंने तो हाथ मेरा वो छोड़ नहीं रहा। और मैंने हाथ को जब झटका दिया ना, तो उस लड़के ने ऐसे मेरी तरफ पीछे देखा है। तो अख्तर कहता है ये वही शक्ल थी जो साइमा के मंगेतर की थी, जिसको मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे देखा था। हुए 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 अख्तर कहता है मैंने चीखें मारना शुरू कर दी, और इतनी ज़ोर से चीखें मारी कि मेरे जो दोस्त आगे थे वो भाग के मेरे पास आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तो वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ पे पंजों के निशान देखे ना, ज़ोर से पकड़ने के उंगलियों के निशान पड़े तो नील पड़ गए थे वहाँ पे, तब उनको मेरी बात पे यकीन आया और वो मुझे कह लें कि ले के घर की तरफ भागे हैं। अब हम घर पहुँचे ना, तो मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। अब जो मेरे दोस्त थे ना जो मुझे घर लेके आए थे, इनमें से एक का वालिद जो था ना, वो कुछ थोड़ा बहुत ये झाड़ फूंक कहने के ये जानता था। उन्होंने जल्दी से अपने ना मेरे दोस्त ने अपने वालिद को बुला लिया यहीं पे मेरे घर के, ये अबू इसके साथ ना ये कुछ होता है और ये हमें ऐसा बताता है। उन्होंने मुझे चेक किया और अख्तर भाई बताते हैं उन्होंने मुझे बताया कि इसके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है और इसको ऐसी ऐसी ये चीज़ें सारी जो उसको नज़र आ रही हैं ना, ये जादू की वजह से है। ओए होए अख्तर कहता है जब मुझे ये बताया मुझे तो रातों को नींद ही आना ख़त्म हो गई ना। अख्तर कहता है कि 7-8 दिन अगले मैं सोया ही नहीं, मैं जागते ही रहा कि मैं पत्नी आंखें बंद करूँगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर कहते हैं कि उस मेरे दोस्त के जो वालिद साहब हैं ना, वो मुझे अपने उस्ताद के पास लेके गए। वहाँ से उन्होंने मुझे दम शम करवाया और कोई तकरीबन 1 माह तक मेरा इलाज चला। और 1 माह के बाद कहता है कि मैं अपने आप को ना बड़ा हल्का फुल्का महसूस करने लग गया। और अब कहते हैं कि जब मैं उस चौक से गुज़रता हूँ या उस जगह से गुज़रता हूँ, तो कहते हैं कि मुझे ना खौफ आता है और ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है, ना मुझे कोई लगता है किसी ने धक्का दिया है, ना किसी ने कुछ शरारत की है। कहते अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और उसके बाद अख्तर कहते हैं कि मैंने लाहौर छोड़ के फैसलाबाद में एक फैक्ट्री में जो है ना को मुलाजमत इख्तियार कर ली है। तो अपना ये वाक़या जो है ना मैं आपको फैसलाबाद से भेज रहा हूँ। तो अब कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो ये था जी नाज़रीन आज का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ कि अख्तर पे जो जादू किया था ना, वो साइमा की वालदा ने किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें
अख्तर के दोस्त के वालिद साहब ने उनको बताई थी। वो हालांकि वो साइमा को या उसकी वालदा को नहीं जानते थे। साइमा के कहने पे उसकी वालदा ने उस पर जादू करवाया, क्योंकि वो समझती थी कि मेरे मंगेतर की मौत का जिम्मेदार ये है। और साइमा की वालदा भी अख्तर को अच्छा नहीं समझती थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा काम करवाया। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।